चार प्यारे विद्यार्थियों, अपने कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के अंदर पाठ 1 को कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने पीछे के 3 क्लासों के अंदर मृदा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मृदा प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उनके विभिन्न संस्तर थे, उनके बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। पृष्ठ मृदा, अवमृदा के बारे में भी अध्ययन अपने कर लिया है। आज की क्लास में अपने जो मृदा परिच्छेदिका के बाद का जो टॉपिक है, जो पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में अपने सामान्य जानकारी जो इस चैप्टर में अपने को दे रखी है उसको देखते हैं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म भाग है। इसकी ऊपरी सतह मृदा से ढकी होती है। पृथ्वी उन 9 उपग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यह प्रारंभ में तप्त अवस्था में थी। प्रारंभ में यह तप्त अवस्था में लावा के रूप में थी, जो शीतल होकर वर्तमान ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई। पृथ्वी का सतह रुक्ष है, खुरदरा है। इसे उभरे हुए भाग जो हैं, यानी कि जो पृथ्वी के उभरे हुए भाग अगर अपने देखें बाहर से तो पर्वत हैं, खोखले एवं गड्ढे पानी से भरकर समुद्र एवं झील बनाते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी 3 मंडल कौन से आ जाएंगे? वायुमंडल आ जाएगा, थल मंडल और जल मंडल से मिलकर बनी है। वायुमंडल, जल मंडल और थल मंडल, 3 मंडलों से मिलकर ये जो पृथ्वी है वो बनी हुई है। तो इसके बाद अपने इन तीनों मंडलों के बारे में जानकारी लेते हैं कि वायुमंडल, सबसे पहले अपना वायुमंडल आता है। जब जल मंडल की अपेक्षा हल्का होता है तो समुद्र की सतह पर इसका दाब 14.6 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। यह भूमि का केवल 0.03% भार की दृष्टि से देखा जाए तो ये 0.03% भाग होता है। इसमें गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल वाष्प यानी कि जल को गर्म करने पर उसकी जो भाप निकलती है वो हो जाएगी जल वाष्प मुख्य होती है। इसमें निष्क्रिय गैसें जो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, निष्क्रिय गैसें जैसे हीलियम, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टन और जेनोन आदि इसमें पाई जाती हैं। वायुमंडल का संगठन इस प्रकार है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वायुमंडल के अंदर, नाइट्रोजन की मात्रा 79.9% यानी कि 79.9% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन की मात्रा है 20.7% है। जल वाष्प है 0.17% हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 और अन्य जो गैसें हैं, जो निष्क्रिय गैसें हैं, वो जैसे 1.33% इसमें पाई जाती हैं। तो ये वायुमंडल का संगठन अपने को याद रखना है। एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, जल वाष्प कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, अन्य गैसें कितनी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है जल मंडल। यह थल मंडल को घेरे हुए पानी की परत होती है। जल मंडल समुद्र के रूप में होता है। यह पृथ्वी का केवल 6.9% भाग होता है, लेकिन जल का कुल आयतन समुद्र सतह से ऊपर जमीन के आयतन का लगभग 15 गुना होता है। इसके बाद थल मंडल है। गैसों एवं जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस पिंड होता है, गैस और जल मंडल के अलावा जो आंतरिक ठोस पिंड होता है उसे थल मंडल कहते हैं। यह भूमि का 93.9% भाग होता है। थल मंडल के 2 भाग होते हैं, बाहरी जो बाहर की तरफ होता है और एक होता है आंतरिक होता है। बाहर वाला जो होगा वो ठंडा होगा और आंतरिक होगा वो गर्म होगा या पिघली हुई अवस्था में होता है। यह तीनों मंडलों जल, वायु एवं थल में सबसे अधिक बाहरी होता है। थल मंडल का घनत्व 5.5 होता है तथा ऊपरी परत का घनत्व 2.5 से 3.0 तक होता है। थल मंडल की ऊपरी या बाहरी ठोस परत, इसे भूपपड़ी भी कहते हैं। इस भूपपड़ी की जो मोटाई है वो 10 से 20 मील आंकी गई है।
भूपपड़ी की अपने से मोटाई यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद अपने देखते हैं कि भूपपड़ी होती क्या है, अर्थ क्रस्ट जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पे अपने खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए जो ऊपर वाली परतें अपने काम में लेते हैं, भूपपड़ी आ जाएगा। ठीक है, भूपपड़ी मुख्य रूप खनिजों की बनी होती है। थल मंडल की ऊपरी परत भूपपड़ी कहलाती है। भूपपड़ी किससे बनी होती है? भूपपड़ी खनिजों से बनी होती है। एक तो ये ध्यान रखना है, खनिजों से बनी होती है। और थल मंडल की जो सबसे ऊपरी परत है भूपपड़ी कहलाती है। भूपपड़ी का ऊपरी सतर ऐसे शैलों से मिलकर बना है जिनके संगठन एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज हैं। अगर आपसे पूछे कि भूपपड़ी का ऊपरी सतर किससे मिलकर बना है? शैलों से मिलकर बना है। शैलों के अंदर क्या होता है? शैलों के अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं। इस स्तर को Cl भी कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेमी है। Cl के ठीक नीचे मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों से बनी परत समय होती है। इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से ये परतें होती हैं। परतों के अंदर क्या हो जाएगा अपना, ये जैसे शैल हो जाएगी। शैल क्या होती है? जो एल्यूमिनियम सिलिकेट की होती है। और इसके जो ठीक नीचे हो जाएगी, यहाँ पे समय हो जाएगा। ये जो परत है वो समय, तो समय किससे बनी होगी? समय मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों से बनी होती है। अगर आपसे पूछे कि शैले, तो शैले तो एल्यूमिनियम सिलिकेट ध्यान रखना है। और जो Cl है, Cl मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों से बनी होती है। उसके बाद आ जाएगा समय। इस भूपपड़ी में निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त लगभग सभी तत्व पाए जाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, एक तो Cl होती है, Cl के ठीक नीचे कौन सी हो जाएगी? मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट की एक परत होती है, इसको क्या बोलते हैं? अपने समय बोलते हैं। तो जो समय है, समय के अंदर तो पाया जाता है मैग्नीशियम सिलिकेट। और जो एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शैले से मिलकर बनी होती है। इस स्तर को क्या बोलते हैं? यानी कि जिसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है उसको बोलते हैं Cl बोलते हैं। Cl के अंदर क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है। और समय के अंदर मैग्नीशियम सिलिकेट पाया जाता है। उसके बाद आता है चट्टानें। तो एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस पिंड को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं। चट्टानों का भौतिक रासायनिक संगठन उसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है कि जो लावा निकलता है, लावा निकलने से चट्टान का निर्माण होता है, उस लावा के अंदर लोहा तत्व अधिक है, तांबा अधिक है, चांदी अधिक है। कौन से तत्व की प्रधानता अधिक है? जिस तत्व की प्रधानता अधिक होगी उसी प्रकार की वो चट्टान बनती है, उसी प्रकार के गुण उसमें पाए जाते हैं। तो एक खनिज से बनी चट्टान का उदाहरण लाइमस्टोन है, जो एक खनिज से बनी है, जिसमें एक ही खनिज पाया जाता है, उसका उदाहरण है लाइमस्टोन। इसमें कौन सा पाया जाता है? इसमें कैल्साइट पाया जाता है। कैल्साइट खनिज से मिलकर जो चट्टान बनती है वो हो जाएगी लाइमस्टोन हो जाएगी। ग्रेफाइट कई खनिजों से मिलकर बनी चट्टान है। प्रत्येक चट्टान की निश्चित विशेषताएं, जैसे उसकी संरचना, उसका रंग, आपेक्षिक घनत्व, टूटना व खनिज संगठन होती हैं। उसके बाद चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों को उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। तो चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो अब कौन कौन से इसके प्रकार हैं वो अपने यहाँ पे देख लेते हैं। ये चट्टानें आ जाएंगी, चट्टानें, ठीक है। चट्टानों को 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया। आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं और रूपांतरित चट्टानें हैं। तो सबसे जो अपनी मेन चट्टान की अगर बात करें तो वो प्राथमिक चट्टान है, जिसको जन्मदात्री चट्टान कहते हैं, मुख्य चट्टान कहते हैं, वो अपनी है आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है कि पृथ्वी के अंदर से जैसे ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने से लावा, इस तरीके से लावा निकलता है। लावा निकल कर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जम जाता है। तो ये किसका निर्माण करती है? चट्टानों का निर्माण कर देती है। इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। लावा निकलने के बाद लावा ठंडा होकर जम जाता है और आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी आती है अवसादी चट्टानें। अब ये जो आग्नेय चट्टानें बनी हैं, इन आग्नेय चट्टानों के अंदर कुछ अन्य पदार्थ रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें
गुणों के अंदर या संरचना के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है तो वो कौन सी हो जाएंगी, अवसादी चट्टानें हो जाएंगी। यानी कि आग्नेय चट्टानों से किसका निर्माण हो रहा है, अवसादी चट्टानों का निर्माण हो रहा है। उसके बाद जो रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान आग्नेय और अवसादी चट्टानों का मिश्रित रूप है। यानी कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों का मिश्रण रूप क्या हो जाएगा, रूपांतरित चट्टानें हो जाएगी। तो मुख्य चट्टान अपनी कौन सी है, आग्नेय चट्टानें हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक आग्नेय और एक बाह्य आग्नेय। अब अगर आंतरिक की बात करें, अगर लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटता है और ज्वालामुखी फटने के बाद वो लावा बाहर नहीं निकल पाता, पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, ठंडा हो जाता है, पृथ्वी के अंदर ही वो ठंडा होकर जम जाता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ही वो चट्टान बन जाती है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक चट्टान कहते हैं। और अगर वो लावा बाहर निकलकर चट्टान का निर्माण कर लेता है, पृथ्वी से बाहर निकलकर चट्टान का निर्माण करता है, तो वो हो जाएगी बाह्य आग्नेय चट्टानें हो जाएंगी। उसके बाद रासायनिक संगठन के आधार पर अगर अपने बात करें तो रासायनिक आधार पर अपने अम्लीय चट्टानें हो जाएंगी, दूसरी सामान्य और तीसरी बाष्मिक प्रकृति की चट्टानें होती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे चट्टानों का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें अपने कहा जाता है। उसके बाद अपनी अवसादी चट्टानें आ जाएंगी और उसके बाद रूपांतरित चट्टानें आ जाएंगी। तो अपने देखते हैं, सबसे पहले आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ताप के कारण पिघले हुए लावा के पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ताप के कारण पिघले हुए लावा कि पृथ्वी की सतह पर यानी कि बाहर या उसके अंदर ही ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये चट्टानें सबसे पुरानी हैं, एक तो ये बात ध्यान रखनी, सबसे पुरानी है, अन्य चट्टानों की जन्मदात्री है, ये प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो पुरानी हो जाएगी, जन्मदात्री हो जाएगी और प्राथमिक चट्टानें भी हो जाएंगी। यह थल मंडल पर 95% भाग पर इन्हीं चट्टानों का बना हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में विभक्त किया गया। पहली आती है आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों के अंदर क्या होगा कि ज्वालामुखी के उद्गार का लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यह चट्टान धीरे धीरे ठंडी होकर क्रिस्टलीय यानी कि दानेदार रूप, किस तरीके से क्रिस्टलीय बोलते हैं, क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है, डायरोराइट है, सीनेनाइट, ये इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद बात करें बाह्य आग्नेय चट्टान की, तो ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप लावा सतह के बाहर आता है एवं ठंडा होकर शीघ्र ही ठोस पिंड का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, बाहर आता है और ठंडा होकर शीघ्र ही ठोस पिंड का रूप धारण कर लेता है। बाह्य आग्नेय चट्टानें कहलाती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट और रायोलाइट आ जाएगा। रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अम्लीय चट्टानें, तो इसमें अपने को सिलिका की मात्रा ध्यान में रखनी है कि जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% पाई जाएगी, वो अम्लीय चट्टानें होंगी। जिसमें 55 से 65% सिलिका की मात्रा पाई जाती है, वो माध्यमिक या सामान्य आग्नेय चट्टानें होंगी। और जिसमें 45 से 55% सिलिका की मात्रा पाई जाती है, वो बाष्मिक आग्नेय चट्टानें कहलाती है। 65 से 85% वाली अम्लीय, 55 से 65 वाली सामान्य या माध्यमिक और 45 से 55 वाली क्या हो जाएंगी, बाष्मिक आग्नेय चट्टानें हो जाती हैं। इसके बाद आग्नेय चट्टानों की अगर विशेषताओं की बात करें तो इन चट्टानों में परतों का अभाव रहता है, अर्थात ये सतरहीन होती हैं। ठीक है, इनमें परतें, जैसे परतें इस तरीके से अपने मान लो कि परतों के रूप में ऐसे पाई जाती हैं। तो ये जो आग्नेय चट्टानें परतों के रूप में नहीं पाई जाती, ये क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टल से चीनी के दाने आपने देखे होंगे, चीनी के जो दाने होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं। तो उस तरीके की क्रिस्टल के रूप में ऐसे जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टलों की संख्या एवं स्वरूप अनिश्चित होता है। इनमें गोल कणों का अभाव रहता है, गोल कण नहीं पाए जाते, परंतु अपक्षय के दौरान टूटने से गोल कणों का निर्माण हो जाता है। जब ये चट्टानें टूटती हैं हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, बिजली चमकने से, जैसे भी चट्टानें टूटती हैं, टूटने के बाद ये क्या हो जाए, गोल कणों का निर्माण इसमें हो जाता है।
ये चट्टानें सघन होती हैं, अति कठोर होती हैं और संगठित होती हैं। सघन भी होती हैं, कठोर होती हैं और संगठित भी होती हैं। ये अपनी क्या आ जाएंगी, आग्नेय चट्टानें हो जाएंगी। उसके बाद मुख्य आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं, कोई दो चट्टानों के बारे में अपने से पूछ सकता है कि कोई एक मुख्य आग्नेय चट्टान के बारे में लिखिए। तो अपना पहला आ जाएगा इसमें ग्रेनाइट आ जाएगा। ग्रेनाइट क्या है, मुख्य आग्नेय चट्टान है। ये चट्टानें कठोर होंगी, क्रिस्टलीय होंगी, मोटे दाने वाली होती हैं, अम्लीय होती हैं, सपुंजित होती हैं। इनका रंग कैसा होगा, इनका रंग हल्का होता है, इनके दाने चमकदार होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। जे फेल्सपार, माइका, क्वार्टज, हार्नब्लेड एम आर्थोक्लेजेस, ये इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाते हैं। इसके बाद अपने देखें दूसरी जो मुख्य आग्नेय चट्टान है वो आ जाएगा बेसाल्ट आ जाएगा। ये चट्टानें सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती हैं। इनका रंग हल्का, इनका रंग गहरा होता है। अधिक गहरे रंगों में गहरे हरे से लेकर गहरे लाल रंग के अंदर ये पाई जाती, काले रंग में ये पाई जाती हैं। क्या होंगे, सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप होगा। इसका जो रंग है वो गहरा होता है। गहरे के अंदर बात करें तो कौन सा गहरा, हरे से लेकर काले रंग के अंदर ये पाई जाती हैं। आमतौर पर इनका रंग गहरा भूरा एवं काला होता है। कुछ हरे, भूरे एवं नीले रंग में भी ये पाई जाती है, यानी कि जो गहरे रंग होते हैं उन गहरे रंगों के अंदर ये पाई जाती है। बेसाल्ट कठोर एवं दानेदार होती है। ये बास्मिक प्रवृत्ति की होती है, यानी कि जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% इसमें पाई जाती है। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, बेसाल्ट आ जाएगी। तो उसके बाद आती है अवसादी या प्रतिदार चट्टानें हैं। ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद, शुभ दिन।